दी थी कि जो ऊपरी मंटिल और और क्रस्ट है वो लिथोस्फीयर कही जाती है, और लिथोस्फीयर को ही हम प्लेट कह रहे हैं, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। और वो प्लेट प्लेट की संख्या बताई थी, बड़ी प्लेटों की संख्या थी 7। ठीक है, और 7 प्लेटों के नाम भी बता दीजिए फटाफट, अगर आप चाहते हैं कि हम एक बार रिकॉल करें पीछे से, क्योंकि हाँ बताइए। हम्म देख के बताएंगे, आपने याद नहीं किया? याद नहीं किया है आपने? अच्छा, कोई बताइए। हम्म हम्म हम्म। इंडो ऑस्ट्रेलियन ब्लेडिंग। हम्म ड्यूरेशन बता दिया आपने। ठीक, ठीक है। तो प्लेटों का संचलन मैंने बताया था, प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है। कोई बताए? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और एक ट्रांसवर्स। हाँ, पैरेलल या डाइवर्जेंट, वो सॉरी, पैरेलल या ट्रांसवर्स। एक प्रक्रिया ये होती है, एक टकरा भी जाती है, और संरक्षित प्लेट किनारे पे क्या होता है, टकराती है लेकिन ऊपर उठ जाती है। हाँ, अगल बगल से निकल जाती है, कुछ भी नहीं होता, कोई निर्माण या कोई टूट फूट नहीं होती है धरती पर। ठीक है, और बैठ जाइए, बहुत अच्छे। ऐसे ही आपको रिकॉल करे रहना है जो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जो पीछे का हमने पढ़ाया है अगर आप रिकॉल नहीं करेंगे तो लिंकिंग नहीं हो पाएगा आपका, वो चीज भूल गए आप। अब मैं जो आज पढ़ाऊंगी वो आप फिर भूल जाओ, क्योंकि जो ये भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, एक दूसरे से लिंक होते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैंने 3 परत बताई थी पृथ्वी की, और 2 प्रकार से बताया था। एक प्रकार था उसका पुराना, जो परंपरागत था। दूसरा प्रकार जो है नया, जिसमें नए वैज्ञानिक ने दिया था। तो एक स्वेस महोदय थे परंपरागत वाले में। स्वेस महोदय ने क्या क्या परतों के नाम बताए थे, कोई बताइए? स्वेस महोदय के अनुसार पर पृथ्वी की 3 परतें बताई गई थी, उन परतों के नाम बताइए, कोई बताइए। इसमें कोई शर्माना नहीं है, एक तरीके से समझ लीजिए, आपके इंटरव्यू की तैयारी। बताइए। हाँ। हम्म तो स्वेस महोदय ने सियाल, सीमा और निफे बताया था। और नवीन वाली संकल्पना कोई बताइए? मैंने 2 बगल बगल में बता बनाई थी। हाँ, क्रस्ट, मैंटिल, कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत, मैंटिल बीच वाली, और कोर सबसे निचली परत। तो सबसे ज्यादा ठोस परत कौन सी है, जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है? कोर की, क्योंकि क्रस्ट में हल्के पदार्थ हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमें घनत्व के आधार पर और उनकी कठोरता के आधार पर ये निर्धारित किया कि हमें पृथ्वी की आंतरिक परतों में ठोस पदार्थों की उपलब्धता है। ठोस में या भारी तत्व हैं, भारी तत्व है नीफे, है ना, निकिल और फेरस, मतलब लोहा। लोहा और निकिल मिलता है पृथ्वी के कोर में। कोर के भी 2 भाग हमने बताए थे, कौन कौन से? अपर कोर और लोअर कोर। मैंटिल के 2 भाग थे, अपर मैंटिल, लोअर मैंटिल। तो जो अपर मैंटिल है वो कैसी अवस्था में है, ये क्वेश्चन आपको बनता है। कैसी अवस्था में है? अवस्था होती है ना, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, 4 स्टेज होते हैं, स्टेट। तो जो है कौन सी अवस्था में वो है, कौन से में? नहीं, अपर मैंटिल सेमी मोल्टेन स्टेट में है। सेमी मोल्टेन मतलब अर्ध पिघली हुई, आधी पिघली हुई है, थोड़ा पिघली, थोड़ा जो है ठोस है। इतनी चीज समझ में आ गई। उसके अलावा मैंने मोड़दार पर्वत का भी जिक्र कर दिया था कि मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है।
जब दो प्लेटें टकराती हैं, दोनों संरक्षित प्रकार की होती हैं, दोनों बराबर घनत्व की होती हैं और दोनों का भारीपन हल्कापन समान होता है। तो जैसे मान लीजिए दो ऐसे लोग हैं जो लड़ाई करते हैं और दोनों का बल समान है, वजन समान हो, जैसे आप देखते होंगे जब भारोत्तोलन होता है या फिर जो है कुश्ती होती है, एक समान भार वर्ग में रखा जाता है। वैसे ही एक समान भार वर्ग के लोग अगर लड़े तो कभी कभी ऐसा होता है मैच टाई हो जाए, है ना। क्रिकेट में भी मैच टाई हो जाता है, तो कभी हार और जीत नहीं होती। उसी तरीके से प्लेटों में, प्लेटें जब समान भार की होती हैं, घनत्व की होती हैं, तो एक दूसरे से टकराती हैं, टकराने पे एक दूसरे को ऊपर उठा देती हैं। और जब ये प्लेटें मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं तो हमारे मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत, अब जो है मोड़दार पर्वत का निर्माण हो गया है। हम मोड़दार पर्वत जान चुके हैं, अब हम ज्वालामुखी देखेंगे कि कहाँ ज्वालामुखी होगा, कहाँ नहीं होगा। ठीक है, छोड़ के नहीं रखता है ज्वालामुखी उदास। इसमें हम देखेंगे कौन सा प्लेट किनारे पे ज्वालामुखी होगा। तो प्लेट किनारे लिख देते हैं। कन्वर्जेंट अपसारी, में अपसारी डाइवर्जेंट का और तो आप पैरेलल भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल भी लिख सकते हैं और उसकी हिंदी हो गई है समान। तो अब जब अभिसारी होता है, प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार होगा नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। पैरेलल, पैरेलल और छोटा पड़ता है ना, छोटा। हाँ,
जब ये प्लेट पास आएगी तो इसमें अगर ये प्लेट भारी है और ये प्लेट हल्की है तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? भारी प्लेट। भारी प्लेट नीचे जाएगी। ये भारी प्लेट कहाँ तक नीचे जाती है? मैंटिल में, पृष्ठ में हो जाती, मैंटिल तक जाती है ये। जब मैंटिल में जाती है तो मैंटिल में टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई होता है। मैंटिल में टेम्परेचर हाई होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं कहीं कुएं की, मैंने एग्जांपल दे दिया था पहले, जो लोग नए हैं जान लें। अगर आपको कहीं टेम्परेचर पता करना है, अंडरग्राउंड बना है, आप ऊपरी सतह पर, ऊपरी फ्लोर पर रहें और नीचे अंडरग्राउंड में जाएं। गर्मी आपको अंडरग्राउंड में ज्यादा लगेगी। ठंडी के मौसम में जाएंगे तो वहां आपको अच्छा महसूस होगा, ऊपर ठंडा रहेगा लेकिन नीचे गर्म रहेगा। फिर अगर गर्मी के मौसम में जाते हैं तो आपको अचानक से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ज्यादा मिलेगा धरती के नीचे। ऐसे ही जब कहीं कुआं खोदा जाता है तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि नीचे जाने पर तापमान अधिक होता है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में तापमान अधिक है। तो जब यह प्लेट, भारी वाली प्लेट जब जो है किसी प्लेट के नीचे घुस जाती है तो अधिक तापमान वाले एरिया में एंटर कर जाती है। जब ये अधिक तापमान वाले एरिया में एंटर करती है, तापमान इतना ज्यादा होता है कि ये पिघलने लगती है, यह प्लेट पिघलने लगती है। और जब पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है। जानते हैं ना आप लोग इसको? साइंस के भी होंगे कुछ लोग, वैसे 10th तक सभी लोग पढ़ते हैं। हम ये मान लें कि आपको साइंस ना आती है। तो जब यह प्लेट पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाती है, पिघलती है, आयतन बढ़ता है, तो यह क्या करेगी? आयतन बढ़ेगी, एरिया विस्तार भी होगा। जब एरिया विस्तार होगा तो यह पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए ऊपर आने का प्रयास करती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है। फिर यही होता है कि ये पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर को आती है, जिसे हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार। उद्गार भी कई प्रकार का होता है, जैसे विस्फोटक प्रकार का, शांत प्रकार का, दरारी प्रकार का। ये भूस्खलन के प्रकार है। वैसे इतना ज्यादा पूछता नहीं है, कभी प्री में आपको इतना नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ मेंस में कभी आप लिखें तो आपको जब 250 वर्ड्स लिखने होंगे, ये तो मालूम है आपको ना कि मेंस में हमारा मैक्सिमम लिमिट कितना है? 250 वर्ड्स है। 250 वर्ड्स ही है, जिससे ज्यादा हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। तो उस समय आप जब शुरुआत करेंगे लिखने की मेंस में जैसे ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया को समझाइए, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरू करेंगे आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, कि जब प्लेटें टकराती हैं और प्लेटों में संपीड़न बल कार्य करता है, टकराने में संपीड़न बल होता है, और जब टूट जाती है तनाव मूलक बल होता है। ठीक है, जब संपीड़न बल कार्य करता है तब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं और उसमें भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे घुस जाती है। भारी प्लेट मैंटिल में वहां तक जाती है जहां तक तापमान इतना ज्यादा होता है, हिंदी वाले को बता रहे हैं,
जहां तापमान इतना अधिक होता है कि वह प्लेट पिघल जाती है और पिघलने के बाद उसका आयतन विस्तार हो जाता है और वह पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर निकलने का प्रयास करती है। जब ये पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर निकलने का प्रयास करती है, उसी समय भूकंप की प्रक्रिया भी होती है। थोड़ा सा इसमें बता देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि जिन क्षेत्रों में कमजोर परतें होती हैं वहां से यह मैग्मा, जब ये पिघल जाता है तो इसका नाम मैग्मा हो जाता है, ये मैग्मा बन जाता है। जब ये मैग्मा मैग्मा को इंग्लिश में भी मैग्मा ही बोलते हैं, ठीक है। जब यह मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए धरातल पर प्रकट होता है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको लिखनी है ज्वालामुखी की प्रक्रिया में, है बात समझ में। लेकिन आपका लिंक कहीं नहीं टूटना चाहिए, जैसे मैंने लिंक बताया ना इसमें आपको कि इस कारण से ये प्रभाव हो रहा है, मतलब अपसारी बल है, संपीड़न बल इसको हम कह सकते हैं। संपीड़न बल के कारण प्लेटें पास आती हैं, तो कारण और उसका प्रभाव संबंध हमेशा बनाए रखना है आपको, कहीं भी आपका लिंक नहीं टूटना चाहिए कि आप ऊपर वाली लाइन ऐसे लिख दिए कि आपको पता भी नहीं लग रहा, एग्जामिनर ऊपर की लाइन पढ़ा कि ज्वाला पृथ्वी पर, जैसे मान लीजिए पहले आपने लिख दिया कि ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी पर ज्वालामुखी के प्रकट होने की प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी आप इसमें लिंक मैं बोलूंगी तो मेरा लिंक बन जाएगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैंने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है, तो मैं कैसे भी बोलूंगी मेरा लिंक बन जाएगा, प्लस मुझे मालूम भी है। लेकिन आपको अभी आप समझ लीजिए यूपीएससी के एबीसीडी वाले क्लास में है, तो आपको नहीं मालूम है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ लिखने का, आप कहेंगे तो मैं कुछ आंसर राइटिंग करा दूंगी आपको, ठीक है। क्योंकि सर ने कहा था कि हम वहां तक ले जाएंगे बच्चों को प्री मेंस इंटरव्यू, हम केवल प्री नहीं पढ़ाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जैसे भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी, इसको लिखने में आपको समस्या आती है, कार्य कारण संबंध है, ये पूरा वैज्ञानिक विज्ञान है, तो ये लिंकिंग प्रोसेस आप बनाए रखेंगे और इतना 250 वर्ड में प्रैक्टिस करेंगे, एक बार घर में लिख के देखिएगा और क्लास में, क्लास के बाद कभी दिखाइए, ठीक है। 2-3 दिन ले लीजिए समय, अगर मैं ठीक ठाक रही तो हफ्ते भर क्लास चलेगी, क्योंकि तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, फिर भी मैंने हाँ कह दिया था सर को तो आना पड़ा। तो ये जब बाहर आया गया मैग्मा, तो 3 टाइप मैंने बता दिया, एक तो होता है विस्फोटक प्रकार का, और ये इसका टाइप जो निर्धारित होता है सिलिका के आधार पर निर्धारित होता है, किसी में सिलिका की मात्रा ज्यादा किसी में कम है, ठीक है। तो जो उद्भेदन का प्रकार है, जो इरेप्शन का प्रकार है, कि विस्फोटक प्रकार का है और दरारी प्रकार का है, शांत है, तो ये जो प्रकार है ना ये निर्धारित होता है किससे, मैग्मा की तरलता, मतलब कितना गाढ़ा है कितना पतला है, और मैग्मा की तरलता निर्धारित होती है किससे, उसमें उपस्थित पदार्थों के आधार पर। उपस्थित पदार्थ कौन से हैं, सिलिका की मात्रा, ठीक है। सिलिका की मात्रा, अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो हाँ, और अम्लीयता भी होती है, सिलिका अगर जिस तब जैसे जिस चीज में ज्यादा है उसमें अम्लीयता ज्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज्यादा तो अम्लीयता ज्यादा, और अम्लीयता ज्यादा तो उस मैग्मा का गाढ़ापन कम होगा, ठीक है। इतना आसिफ जानते हैं हम भी। सिलिका, थोड़ा सिलिका सिलिका के बारे में पढ़िएगा, मैग्मा और सिलिका के बारे में, उसको हम आपको लिखाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे लिखाएंगे कि कितना परसेंट मैग्मा होगा, तो जैसे फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको हम नोट्स की तरह ही दिखा देंगे, बल्कि ये कंसेप्ट आप समझिए, सिर्फ कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट आपको टीचर द्वारा ही समझाया जा सकता है, कंसेप्ट आपको कोई अपने से समझ मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है किताबों से। तो जब ये मैग्मा तोड़ के बाहर आया तो ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, अब इस प्रकार में ज्वालामुखी का उद्गार होगा, ठीक है। ये तो समझ गया, अब सारे प्लेट किनारे पर, कन्वर्जेंट प्लेट किनारे पर ज्वालामुखी का उद्गार होगा, 100% होगा, ये कंफर्म हो गया।
अब हम दूसरे पे देखेंगे डाइवर्जेंट पे। ठीक है, आप सारे में प्लेटें पास आएंगी, पास आएंगी, दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तनाव मूलक पर कार्य कर रहा है इसमें। टेंशन, तनाव, टेंशन उसको कहते हैं। तो जब प्लेटें दूर जाती हैं तो हमारा पूरा लिथोस्फीयर दूर जाता है, ना केवल ऊपर की प्लेट। मतलब प्लेट तो पूरा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में मैंटिल, अपर मैंटिल भी आ रहा है। अब मैंटिल जहां से खुल रहा है, अगर वहां मैग्मा है तो वो बाहर आएगा, बाहर आने का, क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर लगा हुआ है प्लेटों का, वो प्रेशर हटेगा। जब प्रेशर हटेगा तो वो मैग्मा बाहर आएगा। लेकिन उसे हम ज्वालामुखी नहीं बल्कि कटक हम बताए थे आपको। यहाँ पे जो उद्भेदन होता है, इरेप्शन जो होता है, तो दरारी प्रकार का होता है। ठीक है, दरारी, जैसे दरार सी बनती है, फॉल्ट बनता है, तो वैसा उद्भेदन होता है। लेकिन इससे जो है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण नहीं होता है, इस वाले से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। ऐसे ऐसे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, छोटे छोटे एक संरचना बनती है, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे, पर्वत के जैसे संरचना। और इसमें कटक का निर्माण होता है। क्या? कटक, रिज, इंग्लिश में रिज बोलते हैं। साइनेट होगा उसमें। क्या चीज? आप थोड़ा आगे बैठ जाइए। कटक, रिज, इंग्लिश में रिज और हिंदी में कटक। ठीक है, और ये बना है कहां पर? मैंने बताया था उस दिन, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको कटक देखने को मिलेगी। कभी कभी एक प्रश्न आता है कि सभी जगह से बड़े बड़े जहाजों का आवागमन होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का मध्य क्षेत्र जो है, क्यों नहीं हम उसमें से रास्ता बना देते और यूरोप से डायरेक्ट हम जो है सामानों की आवाजाही या जहाजों की आवाजाही करते, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, हमारा परिवार का खर्च बचता। तो पता लगा कि वहां पर ऊंची ऊंची स्थलाकृति है कुछ ऐसी, जिससे जहाज, आप तो ये जानते होंगे ना, पानी में डूबने वाली चीज जितना ऊपर रहती है उसका 1/9 भाग नीचे रहता है ना। तो जहाज का भी होगा ऐसे ही। तो जहाज नीचे भी तो जाती है, ऊपर जितनी हमें दिखती है उससे ज्यादा, तो गहराई ज्यादा होनी चाहिए बड़ी बड़ी जहाजों के, जहां से आवागमन के रास्ते होते हैं उसकी गहराई ज्यादा होनी चाहिए। जब गहराई कम होती है तो वहां से कभी भी जहाज पास नहीं हो पाते हैं, फंस जाते हैं बीच में। तो वो जो कटक है ना, वो अटलांटिक महासागर के मध्य में है। अटलांटिक महासागर, आप लोग मैप देखते होंगे, पता तो लग रहा है अटलांटिक महासागर कहाँ है? किसे किसे दिख रहा है मैप? वेरी गुड, जिनको दिख रहा है वो देख पा रहे होंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से एकदम लगा हुआ ही है अटलांटिक महासागर। आपकी जो भूमध्य रेखा जाती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक है, दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक में कभी भी जहाजों का आवागमन नहीं किया जाता। अगर किया जाता है तो उत्तरी अटलांटिक का उत्तरी क्षेत्र जो है वहां से किया जाता है। और वहां जो है थोड़ा सा, मतलब जहां तक कटक है वहां छोड़ के आइसलैंड के करीब हम चले जाते हैं और ग्रीनलैंड के करीब चले जाते हैं, वहां से होता है। हालांकि वो जमे हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, बहुत मुसीबत होती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं जहाजों के आवागमन वहां से हो पाते।
तो कारण यही है कि जो है उत्तरी अटलांटिक में कटक का निर्माण हुआ है, जिस कटक के कारण जहाजों के आवागमन में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, आप लोगों में से भी कुछ लोग बीमार हुए होंगे, है ना? कौन कौन बीमार हुआ? कैसी स्थिति है अब आपकी? ठीक है, वीकनेस इतनी ज्यादा है, पैरों में दर्द बहुत ज्यादा है, और मेरा रिकॉर्ड रहा है मैं जल्दी बैठ इस क्लास में, जो यूपीएससी की क्लास पहले मैंने कराई है कभी नहीं बैठी हूँ, है ना कासिम? मैं कभी बैठती नहीं हूँ, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई बैठने की जरूरत लग रही है, और सांस लेने में मेरे यहाँ से गले से मतलब थोड़ी आवाज सी हो रही है, बार बार खड़खड़ाहट हो रही है, और मन कर रहा है कि खांसी आ जाए तो साफ हो जाइए। इस कारण बहुत परेशानी हो रही है मुझे, लगभग आज 17 दिन हो गए, लेकिन अब तक मैं ठीक नहीं। आवाज देखिए, पहली बार आप आवाज सुने होंगे, आवाज भी फटी फटी सी हो गई है। और आप ज्योग्राफी देखिए, ऐसे पढ़िए ज्योग्राफी आपकी समझ लीजिए रगों में बस जाए। ये समझ के मत पढ़िए कि मुझे एग्जाम देना है, ये समझ के पढ़िए कि ज्योग्राफी मुझे जानना चाहिए, तो आपको ज्योग्राफी जरूर आ जाएगी। बहुत लोग ज्योग्राफी से भागते हैं, हिस्ट्री अच्छी लगती है, कहानी पढ़ लो कितना अच्छा है, इसमें इतना सारा कंसेप्ट कौन पढ़े, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत अच्छे लगते हैं। जिसे साइंस अच्छा लगता होगा वो कंसेप्ट अच्छे लगते हैं उस। और आपको बता दूं ज्योग्राफी इतनी एप्लीकेबल है कि आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आपका एनवायरनमेंट भी तैयार होगा, साइंस भी। अब जैसे मैंने बताया कि जो है पिघलनी हुई चीज का आयतन ज्यादा होता है अपेक्षाकृत ठोस के, तो ये तो मैंने साइंस में बता दिया आपको। एक पॉइंट तो आपका साइंस का भी बन गया। 10-15 क्वेश्चन तो साइंस के भी आते हैं, जनरल साइंस। तो आप लोग ज्योग्राफी खूब मन से पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि ज्योग्राफी में 100% पक्का एकदम 20 क्वेश्चन आए, 20 आपके हो जाए। और लिखने की भी प्रैक्टिस आप जैसे चाहेंगे मैं करा दूंगी। ऑप्शनल किसका ज्योग्राफी है यूपीएससी में? यूपी पीसीएस में तो ऑप्शनल हट ही गया है ना? किसका है ज्योग्राफी, किसी का है? किसी का नहीं ऑप्शनल है। कौन कौन सा ऑप्शनल आप लोगों ने लिया है? कोई बताए ऑप्शनल। देखिए पहले ऑप्शनल डिसाइड किया जाता है कि हमें ऑप्शनल क्या लेना है, तभी हम चलते हैं, क्योंकि हम साथ के साथ ऑप्शनल, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ये कंसेप्ट आपका ऑप्शनल में भी आएगा, ये तैयार हो गया। और ज्योग्राफी का मटेरियल आपको बहुत अच्छा मिलेगा हर जगह, बहुत अवेलेबिलिटी है इसकी कि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये पुरानी स्टूडेंट है, ये मुझसे पढ़ी है, और काफी इम्प्रेस भी थी, एक दिन तो बल्कि कहने लगी मैम अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो हम तो पढ़ेंगे नहीं। आप लोगों को मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है? देखिए बस यही है कि फैक्चुअल नॉलेज जो है मैं अलग रखूंगी, उसको नोट कराऊंगी आपको, कि और कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी। वो तो सेव नहीं हो पाया होगा कैसे? नेट चली गई तो बड़ी मुसीबत है इसमें डिजिटल वाले में। अच्छा आप लोग नोट करते हैं ना? साथ के साथ आप नोट करिए। बता देते हैं। ये चीज क्योंकि
तो अभी करूँगा, कल कर दो नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में कराते हैं एकदम से मैं कर रहा हूँ। तो जब आभुसारी में प्लेटें टकरा रही हैं, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, तो भूकंप भी आ रहा है। दो चीजें हो रही हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। आभुसारी में भी ज्वालामुखी, क्योंकि परतें जब टूटेंगी, जहां खिंचाव होगा, परतें जोर का झटका लग के टूटेंगी, है ना, टूटेंगी, दरार भी पड़ेगी, तो भी थोड़ा कंपन होगा, लेकिन भूकंप उतना तेज नहीं आएगा, कम आएगा। लेकिन तीसरे प्रकार में जब हम आएंगे, तो उसमें ना ज्वालामुखी होगी ना भूकंप होगा। ये तो 3 टाइप हो गए, हम प्लेटों के आधार पे देख लिए। एक टाइप आपको और बताते हैं कि जब प्लेटें एक ही जैसी हैं, जैसे जलीय जलीय है, जलीय जलीय प्लेट है, तो जब टकराएंगी तो दोनों समान भार की भी होंगी। जलीय प्लेट क्या होती है, उसमें ऊपरी क्रस्ट जो होती है वो कटी हुई रहती है, पहले ही रहती ही नहीं है, वो निचली क्रस्ट रहती है थोड़ी, और मेंटिल रहता है उसमें, तो भारी रहती है। अब अगर उस प्लेट में, दोनों प्लेटों के किनारों पर अगर कोई नदी बह रही है, मलबा बह रहा है, मलबा है, ये देखिए, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, और ये आपका यूरोप है। यहां से सीधे ये फ्लोरिडा का तट है, ये फ्लोरिडा है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहां से और यहां और यहां, ये इनके पोर्ट हैं। अब इन पोर्ट से इनका माल जो है जाता है, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं ये, तो ये सीधे यूं नहीं करते, ये ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है। और यही, ये ऐसे भी नहीं करते। यहाँ क्योंकि जो है यहीं पे आपका अटलांटिक मिड अटलांटिक ओशियन क्रीज है, यहीं पे, ठीक है। मध्य महासागरीय कटक, हिंदी में पूरा उसका नाम है मध्य महासागरीय कटक। ये 7 प्लेटें, प्लेटें यही है आपकी, ठीक है। ये यूरेशियन वाली टुकड़ी और इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली यहां से, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन है। और हाँ, और एक और प्लेट है जो ध्रुवीय प्लेट है, उसका नाम नहीं लिया था। जो ध्रुवीय प्लेट है, ये क्या कहते हैं, आर्कटिक प्लेट, ठीक है, वो भी है। तो अब हम इस पे चलेंगे। ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये यूरेशियन प्लेट से टकराई है, आपको पता है ना, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। जब ये प्लेट इधर जा रही है और ये इसका मूवमेंट इधर को हो रहा है, ये प्लेट इसके नीचे घुस रही है, ठीक है, क्षेपण, क्षेपण इसको हिंदी में कहते हैं। ये जो इसके नीचे घुस रही है, इंग्लिश क्या होता है, काफी पता, इसमें क्या है? क्या
मतलब कौन सी वाली कह रही है आपको जो कोलाइड कर रही है? नीचे रुक गई हूँ। चलिए मैं इंग्लिश बता दूंगी आपको। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के बातचीत मत कीजिए, शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं लगता कि आप यूपीएससी की क्लास करने आए हैं और मैं आपको, आप भविष्य के अधिकारी हैं और मैं एज ए टीचर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं, शांत रहिए, बात मत कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। मैं तो यही मानूंगी कि आप अधिकारी हैं, ठीक है। बस आपको सीखना है, आप मुझसे सीखने आए हैं। तो ये प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है, तो क्या होगा, ज्वालामुखी होगा, ज्वालामुखी होगी, लेकिन होती नहीं है। हमें कहीं भी नहीं पता चलता कि इस एरिया में ज्वालामुखी है ना, नहीं पता चलता। भूकंप होता है, भूकंप होता है, हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आता है, ये आप जानते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में हमेशा भूकंप आता रहता है। सबसे बड़ी समस्या मेरे खांसी की है, खांसी आ रही है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने क्या देखा, हम एक बार प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमें ज्वालामुखी नहीं दिखता, भूकंप दिखता है केवल। इसका मतलब प्लेट अंदर की परतों में जा करके मैग्मा नहीं बना रही है ना, प्लेट अंदर की परतों में जा करके मैग्मा नहीं बना रही है। अगर मैग्मा बनता तो ज्वालामुखी निश्चित ही बनता, ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन जरूर होता। और अगर नहीं हो रहा, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, इसका मतलब है कि प्लेट जो है आंतरिक परत में मैंटिल में नहीं घुस रही है, सिर्फ एक दूसरे से टकरा रही है। बन क्या रहा, मोड़दार पर्वत। ये तो पता है हिमालय मोड़दार पर्वत है, सबसे नवीन मोड़दार को वलित भी कहते हैं, वलित। जो ये प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं वलय, मोड़, ठीक है, और इसी को हम मोड़दार बोल देते हैं। तो वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, और वो वलित पर्वत बनता कैसे है, क्वेश्चन यही उठता है कि जब दोनों प्लेटें टकरा रही हैं तो वलित पर्वत बनता कैसे है। यहाँ पे एक जो है एक भूसन्नति, भूसन्नति जिसको इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। जियोसिंक्लाइन क्या होती है, एक छिछली घाटी जैसे होती है जिसमें कोई नदी आ करके गिरती है या कई नदियां गिर सकती हैं और उसमें अपना मलबा या सेडिमेंट जो उनका होता है, सेडिमेंट मतलब अवसाद होता है, इंग्लिश में अवसाद को सेडिमेंट बोलते हैं, ज्योग्राफी का टर्म है। सेडिमेंट जो है उसमें गिराती है, धीरे धीरे गिरते गिरते जमते जमते वह छिछली संरचना, छिछली कैसी होती है, ऐसी होती है। अब कोई नदी इसमें गिर रही है और इसमें सेडिमेंट ला करके गिरा रही है रोज रोज, तो धीरे धीरे ये पड़ते पड़ते भर जाएगी, ठीक है। ये जब भर जाएगी तो क्या होगा, इसकी तली और नीचे को झुक जाएगी, हार आएगा, उसकी तली झुकेगी ना, भार से तली झुकती है। तो जब ये तली झुकेगी तो इन दोनों किनारों को पास लाएगी, इस किनारे को इस किनारे को पास लाएगी, ठीक है। ये समझ में आ रही बात आपको, ये किनारे हैं दोनों, ये दोनों पास आ रहे हैं। जैसे आपको मैं किसी चीज से समझाऊं,
जैसे ये रजिस्टर है, अगर मैं इसको बीच से दबाऊं तो ये दोनों उठेंगे, ठीक है। वैसे ही ये हो रहा है, ये दोनों किनारे पास आ रहे हैं और यही यहाँ पे हो रहा है। इसका ये किनारा, ये जो मुख्य नदी है, इसका ये वाला किनारा और इधर वाला किनारा दोनों पास आ रहे हैं, ठीक है। जब पास आ गए तो मोड़ पड़ने लगा उसमें, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है यहाँ से और प्रेशर के कारण यूं ये मोड़ पड़ गए, ठीक है। जो मोड़ पड़ा, इसमें जो सबसे ऊंची जो है संरचना थी, उसको हमने नाम दे दिया महान हिमालय, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, अनिल सर कह रहे थे कि मेरा फेवरेट है, मैं पढ़ाऊंगा, छोड़ दीजिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे छोड़ने में बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, मेरा सब्जेक्ट है, तो मुझे छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। मैं पढ़ा दे रही हूँ, फिर भी आपको सर पढ़ा देंगे तो पढ़ लीजिएगा, कंपेयर भी कर लेंगे कि कहाँ से ज्यादा समझ में आ गया, ठीक है। तो जब ये मोड़ पड़ा तो जो सबसे ऊंची संरचना थी, इसका नाम हमने ग्रेटर हिमालय रख दिया, ठीक है। और जो मध्य वाली संरचना थी, उसका नाम हमने लघु हिमालय रखा, ठीक है, लेसर हिमालय, लेसर। इसको आप पूरा करते रहेंगे अपनी कॉपी पे, ठीक है। ये जो उससे छोटी, उससे नीची थी, जो सबसे ऊंची थी, उसका नाम क्या हुआ? ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय हिंदी में। और जो उससे थोड़ी कम ऊंचाई की थी, लेसर हिमालय या लघु हिमालय। और जो सबसे नीची है, उसका नाम है शिवालिक श्रेणी। और आपके सहारनपुर में शिवालिक श्रेणी का थोड़ा सा पार्ट मिलता है। जब आप शाकुंभरी जाते हैं तो पहाड़ देखते हैं, वो किसका पार्ट है? शिवालिक का, ठीक है। शिवालिक का पार्ट है वो। और शिवालिक को कहा जाता है बच्चा हिमालय। बच्चा है, अभी बढ़ रहा है, छोटा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, ठीक है। शिवालिक जो है आपके सहारनपुर में है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू में गए तो आपसे शिवालिक श्रेणी से जरूर क्वेश्चन होगा। आपने कहा कि मैं सहारनपुर से हूं, तो आपका क्वेश्चन ये 100% ज्योग्राफी में बनेगा, बनेगा। एक तो ये बनेगा, दूसरी नदी से बनेगी, यमुना नदी से बनेगा। आपके सहारनपुर में यमुना नदी बहती है ना? यमुना नदी कौन से किनारे पर बहती है? अलग हटके क्वेश्चन है थोड़ा, बता दीजिए। लेकिन सहारनपुर के कौन से किनारे पे यमुना नदी बहती है? बाई तरफ से बहती है, दाहिनी तरफ से? सहारनपुर शहर यमुना नदी के किस किनारे पे बसा है? ऐसा भी हो सकता है। दाहिने पे नदी है और शहर बाएं पे बसा है, क्या कंफर्म बताइए? हाँ, सही। तो ये भी जानते रहिए आप, ये ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कर दिया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में हो सकते हैं। धीरे धीरे कॉपी बना लीजिए, डायरी बना लीजिए। अगर आप वाकई में तैयारी करते हैं, डायरी बनाइए, उसमें जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछ दिया, 2 क्वेश्चन मैंने कह दिया, ये जरूर बनेगा, आप उसमें लिख लीजिए शिवालिक वाला और यमुना वाला, ठीक है। जब आपकी लालसा रहे कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं या दे रही हूं, तभी आप दे पाएंगे। जब आप सोचते रहेंगे कि मैं बैठी हूँ इंटरव्यू देने, मैं बैठा हूँ इंटरव्यू देने, मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, तब जो है आपके जो जानकारी है वो भी बढ़ती रहेगी। तो इसमें आपका फिल्टर, लेजर और शिवालिक श्रेणी, ये तीनों पता चल गया। इसका निर्माण हुआ, ये भू सन्नति में एक नदी आया करती थी। नदी दो, एक नदी नहीं, 2 नदियां थी। एक तो थी सिंधु और एक थी ब्रह्मपुत्र। और ये बड़ी नदियां हैं, महान नदियां हैं, और ये बहुत ज्यादा मलबा लेके आती थी। और सारा मलबा, सेडिमेंट इंग्लिश में, सारा सेडिमेंट अपना इसी में जियोसन नदी में, जियोसन क्लाइन में गिराती थी। और गिराते गिराते जब ये भर गई तो दोनों किनारे पास आने लगे और खिंचाव हुआ। पास आने के कारण जो है प्लेटें पास आई, प्लेटें एक दूसरे में छेपड़ की। छेपड़ आप शब्द लिख लीजिए, इसका मैं इंग्लिश बताऊंगी आपको, चाहे तो आप मोबाइल में खोज भी लेना, ठीक है। अब तो सुविधा है, टीचर आपका मोबाइल भी है एक तरीके का।
तो फिर जो है जब पास आई तो ये मोड़ पड़ा, और जब ये इन जिन अवसादों में मोड़ पड़ा तो वो मोड़ के कारण, ऊंचाई के कारण उसका नामकरण किया गया और महान मध्य और शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना गया। ठीक है। कभी कभी हिमालय की उत्पत्ति भी आपको 250 वर्ष में पूछी जा सकती है। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे कि अभी सारी प्लेट किनारे पर, जब प्लेट एक दूसरे के आंतरिक परतों में छेपित होती है, हिंदी में छेपित होती है, तो जब प्लेटें पृथ्वी की इतनी आंतरिक परतों में नहीं जाती कि वह पिघल कर मैग्मा बन सके, तो प्लेटों के किनारे पर भूकंप की प्रक्रिया होती है और प्लेट निरंतर एक दूसरे के अंदर छेपित होती रहती है। जो घुसना हम लोग कहते हैं कि घुस गई, उसके अंदर घुस गई, वो शब्द है छेपित होना। ठीक है। छेपित होती रहती है और छेपड़ के कारण भूकंप लगातार वहां समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। और भारतीय महाद्वीप के शीर्ष पर एक भूसन्नति होने के कारण, जिसमें दो बड़ी नदियों के अवसाद जमा हुआ करते थे, उन अवसादों में मोड़ पड़ने से जिस मोड़ पड़ने के कारण जिस संरचना की उत्पत्ति हुई, उसे हम हिमालय पर्वत का नाम देते हैं। और उन मोड़ में ऊंचाई के आधार पे हम उनका नामकरण करते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। कार्य कारण संबंध बनाते हुए। कासिम कहेगा मैडम पिछली बार से अच्छा पढ़ा रही है इस बार हमको ना। तो कासिम को तो डबल फायदा है, पिछली बार भी पढ़ लिया, इस बार भी। चेंज कर दो। हाँ, इसे चेंज कर। अच्छा, ये सेम ही हो गया। एक सादा बन गया। जो मैंने बना दिया वही वाला सादा रहेगा। चलो देखिए, आपको ज्वालामुखी विश्व के देशों में कहाँ कहाँ मिलेगा, ज्वालामुखी के कुछ नाम भी दिए गए हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैप उठा के आपको यहाँ बनाना है। ठीक है। ये चीज यहाँ पे बनानी है। ये इसमें उल्टा आ रहा है, शायद सादा मैप रखना है ऐसा ही, जो ये चीज यहाँ पे है। क्या चीज? श्रीलंका नहीं है। वर्ल्ड के मैप में श्रीलंका छुप जाता है, इतना छोटा सा है। ये जब आप यहाँ बनाएंगे ना, यहाँ पे, तो ये आपकी रिंग बनेगी, एक रिंग पहनने वाली। तो एक रिंग बनती है जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है। ये कौन सा गड़बड़ है? ठीक है। रिंग ऑफ फायर जो है, इसी को बोलते हैं, जो ये आपकी चारों तरफ से बन रही है। ठीक है। सॉरी।
ये ऐसे है। भूमध्य, जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में नहीं है, ये दक्षिण में ही है। तो ये प्रशांत महासागर में है। जब ये पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में बनती है, किस ओशियन में बनती है, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसकी उपस्थिति आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। बस इसको हटा दो। अब हम आपको, आपका ज्वालामुखी हो गया, भूकंप, भूकंप आपको टाइम है ना अभी, आधे घंटे है, आधे घंटे में आपको हम भूकंप बता देते हैं। ठीक है, भूकंप हो जाएगा, आज भूकंप बता देते हैं, कल आपको सुनामी बता देंगे और थोड़ा सा चट्टानों के बारे में बताएंगे। वैसे तो चट्टान इसी के साथ बता, पहले चट्टान बता दे पहले भूकंप बता दें, आप लोग डिसाइड कीजिए, चट्टान या चट्टान बता दें, चट्टान के प्रकार। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी हो गया है तो अब बनता है एकदम की चट्टान ही बताया जाए। लिंक टॉपिक, ब्लॉक, चट्टाने, व्हाइट पे करें क्या, इसे भी कर रहा होगा ना। चट्टान जब बनती है, देखिए एक तो आपका ज्वालामुखी हो गया, फिर व्हाइट से हंसी मतलब यही ऐसे रहे। फिर हो जाएगा। जब आपका ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी से जो सबसे पहले मैग्मा बाहर निकला और ठंडा हुआ, उसका प्रोसेस होता है जब ज्वालामुखी। अच्छा, आपको एक चीज हिट कर रही होगी, ज्वालामुखी क्यों कहा जा रहा है ना, जिसके मुख से ज्वाला निकल रही हो, ज्वाला मतलब आग। तो जब यहाँ मैग्मा रहता है, ये ऊपर को आता है और यहाँ से निकलता है, कभी कभी उद्गार होता है, तो इस मुख से ज्वाला निकलती है, इसलिए इसका नाम ज्वालामुखी होता है। जब ये मैग्मा निकलता है, बहता है और ये इसमें धूल, राख, गैसे, चट्टानी टुकड़े छोटे छोटे, ये सारी चीजें मिक्स होकर के एक तप्त मैग्मा जब बाहर निकलता है तो आग के जैसे दिखता है। कभी ज्वालामुखी उद्गार का फोटो देखिएगा मोबाइल पे, अगर उसमें कोई चीज आ जाए तो वो भस्म हो जाएगी, जल जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, बहुत कुछ खत्म हो जाते हैं इसमें। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये मैग्मा यहाँ बाहर आकर के ठंडा होता है धीरे धीरे, बहुत दिनों में ठंडा होता है, कई सौ सालों में ठंडा होता है। जब ये मैग्मा ठंडा होता है तो जिस प्रकार का चट्टान का निर्माण करता है उसका नाम होता है इग्नियस। ठीक है, इग्नियस, आग्नेय, हिंदी में आग्नेय, इंग्लिश में इग्नियस रॉक।
तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। यही हमारी सबसे प्राथमिक चट्टान है, प्राइमरी चट्टान है। ठीक है, एक आउटलाइन आपको दे रहा है। इंडिया में आपको इग्नियस रॉक का उदाहरण कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? हाँ, जो पठार है, जो भारत का दक्कन का पठार है, वो लावा से बना हुआ है। लावा मतलब यही मैग्मा जो बाहर निकलता है, पिघली हुई चट्टाने, वो लावा है। तो वही उसी से निर्माण हुआ है दक्कन के पठार का। हमारे यहाँ यही एक पठार है बड़ा, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जो ये महाराष्ट्र है। ये सारे इसी पे बसे हुए हैं। और जो आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान प्राइमरी चट्टान है, ये तो पता चल गया आपको, प्राथमिक चट्टान है। और इस आग्नेय चट्टान में आपको जीवाश्म नहीं मिलेंगे। जीवाश्म नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आपके आएगा कौसानी चट्टान, इतना नोट कर लीजिए। ओके, जीवाश्म, जीवाश्म क्या होते हैं नहीं पता। इसको दो शब्द है इसमें, एक तो है जीव प्लस अस्मि। जीव, जीव जंतु हम लोग जैसे और जानवर वगैरह, इसमें जीवन पाया जाता है, जीव है। अस्म मतलब होता है पत्थर, ऐसे जीव जो पत्थर बन गए। क्यों पत्थर बन गए? क्योंकि वो परतों में, चट्टानी परतों में दब गए, जो पत्थर बन गए, ऐसे जीव। जीवाश्म जानते रहिए आप, जीवाश्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहीं नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए एक शब्द ये भी नोट करिए, जीवाश्म। जीवाश्म और क्षेपण, दो शब्दों की इंग्लिश चाहिए आपको ना। हम्म, हाँ, फॉसिल। आपका एक फॉसिल पार्क भी बना है, बहुत बड़ा पार्क बना है, फॉसिल पार्क, बहुत बढ़िया है। पता कीजिएगा कहाँ है, ठीक है। नोट कर लीजिए फॉसिल पार्क कहाँ पर है भारत में। तो इसमें आपके फॉसिल नहीं मिलते हैं, इसमें मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते हैं। इसका निर्माण तो आग से हुआ था ना, तो इसमें हमको क्या मिलेगा? सोना, हीरा। जो पत्थर है, ताप और दाब के कारण इतनी कठोर हो जाती है कि इसमें जो है कठोर धातुएं आपको मिलेगी। जितनी प्रकार की धातुएं होंगी कौन सी चट्टान में मिलेगी? आग्नेय इग्नियस रॉक में मिलेगी। तो सोना, हीरा, ये सारे जो तत्व मतलब मटेरियल है पृथ्वी पर, ये आपको इसी में पाए जाएंगे। इसके अलावा भी आप खोजना क्या क्या पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, कुछ काम आप ही करिए, ठीक है। क्या? गुजरात? क्या पूछ रहे गुजरात का? गुजरात में है, खोज लिया। हाँ, तो नोट कर लीजिए गुजरात में ही है फॉसिल पार्क। तो इसमें जो कठोर धातुएं हैं वो आपको मिलेंगी। स्टोन, स्टोन जितने भी प्रकार के होते हैं, जो आपके अमेरिकन डायमंड, ये वो
पता नहीं कौन कौन से स्टोन आते हैं, क्वार्ट्ज, और जो बहुत सारे अंगूठियों में हम पहनते हैं, वो सारे आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, अब अवसादी चट्टान में हम आते हैं। अवसादी चट्टान में आपको जीवाश्म मिलेंगे। ठीक है, आपको रूपांतरित में भी जीवाश्म मिलेंगे। अवसादी में हम ये देखते हैं कि जब इन चट्टानों पर, आग्नेय चट्टानों पर, जैसे आग्नेय चट्टान है, ये ज्वालामुखी है, इस पे हवा चली, धूप पड़ी, हवा, धूप और बारिश। जब हवा, धूप, बारिश के कारण इन चट्टानों में टूट फूट होती है, ये चट्टानें घिसती हैं, रगड़ती हैं, होंगी कि नहीं होंगी? जब धूप लगती है तो देखते होंगे सभी चीजों का प्रसार हो जाता है। एक लोहा रख दीजिए धूप में, वो गर्म होकर उसका प्रसार हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इन जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर पे भी जो चीजें हैं, चट्टानें, वो भी फैल जाती हैं। एक बार फैली धूप होने पे, फिर रात में ठंडी हुई, फिर सिकुड़ी, फिर फैली, फिर सिकुड़ी। लेकिन हमारी चट्टान जो है वो रबड़ नहीं है कि फैलना सिकुड़ना उसका गुण हो, वो रबड़ नहीं है, इसलिए ठोस है, इसलिए वो टूट जाती है। और उसमें टूट फूट की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अनाच्छादन, एक शब्द है अनाच्छादन, जिसमें अपर्दन और परिवहन आता है। अभी ये आगे आएगा आपका, तो लिंक टॉपिक आपको बता रहा है क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपका उसी समय इसमें टूट की फूट की प्रक्रिया होती है, जिसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, भौतिक अपक्षय। तो अभी उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल इतना जानिए कि धूप के कारण, हवा के कारण, बारिश के कारण इसमें टूट फूट हो जाती है और ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगती है, टूट के कहीं ये जमा हो जाती है। ठीक है, यहाँ से टूटेगी, इधर हो सकता है पानी की वजह से ये बह करके यहाँ पर जमा हो जाए। ठीक है, और यह जब जमा होती है तो परतों में जमा होती है। जैसे हवा से रगड़ खाई तो छोटी छोटी रेत बनेगी, है ना। हवाएं जब चलती हैं तो हवाओं में भी कुछ कण होते हैं, जो कण जो है रेगमाल, जिससे आप कभी देखते हैं कि रगड़ने का कार्य होता है ना, ये बिल्डिंग, उसी तरीके का जो है छोटा छोटा कण होते हैं। वो कण जो है हवा में साथ उड़ते हैं, और जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो चट्टानों को रगड़ती है, और उस रगड़ के कारण चट्टानें छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती हैं। जहां पे दरार रहेगी उसमें हवा घुस जाएगी, फिर उसको हवा जो है प्रेशर से उसको तोड़ेगी, फिर छोटे छोटे कणों में वो जब टूटेगी तो एक परत जो है उसकी बिछ गई हवा से। फिर बारिश आई, बारिश ने कुछ बहाया, वो भी ले गई उसी के ऊपर बिछा दी। परत दर परत जब बिछती जाती है तो वो परतदार चट्टान हो जाती है, जिसे हम अवसादी चट्टान, दार चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान या परतदार, ये परत दर परत बिछती रहती है, और इनकी परतों के बिछने के क्रम में ये जो बड़ा बड़ा है, ये सबसे पहले परत बिछती है, क्योंकि भारी पत्थर ज्यादा दूर तक ढोए नहीं जा सकते, वो जल्दी बिछ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे छोटा जो कण होता है वो सबसे ऊपर रहता है धरातल पर, है ना। आप देखते होंगे, अगर आप कभी कुआं खोदते हुए देखें, कुआं खोदना जो है ना, इसकी जो प्रक्रिया है, ये आपको कई चीजों का ज्ञान देगी। कभी कहीं कुएं की खुदाई हो, या इस समय बहुत चल रहा है सहारनपुर में खुदाई का कार्य बहुत चल रहा है,
आप कहीं खड़े होके देखिए, देखिए कितनी परतें हैं उसमें, कलर भी अलग अलग होगा और आपको टेक्सचर भी अलग अलग मिलेगा। टेक्सचर मीन्स आप उसका जो बनावट है वो देखेंगे तो वो भी अलग अलग मिलेगा। गोल गोल बजरी मिल जाएगी, कंकड़ मिलेंगे, पतली मिट्टी मिलेगी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी और काली भी मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी आपको। तो कई परतों में वो दिखेगा। ज्यादा गहराई में खुदाई हुई है तो उसको देखिए, खड़े होके थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, तो वहां आपको दिखेगा कि परतों में है। और इन्हीं परतों में जब जैसे एक परत बिछी थी अभी और बाढ़ के कारण कहीं बाढ़ आई थी, ठीक है, बाढ़ का पानी बह के आ रहा था, एक जानवर कोई है मान लीजिए, वो जानवर बह के यहाँ आया और यहीं पे जम गया, ठीक है, जानवर बह के आया वहीं पे जम गया। या फिर बाढ़ के कारण बहुत सारी बस्तियां ही खत्म हो जाती हैं। अभी कहीं पे बाढ़ आई हुई है, आपको मालूम है? पता कीजिएगा कहाँ बाढ़ आई हुई है, और वहां बाढ़ के कारण इतनी ज्यादा समस्या हुई है, पूरा समाप्त हो गया है वो देश। वर्ल्ड का कौन सा देश है जहां पे बाढ़ आई है, ये पता कीजिएगा। न्यूज में तो अक्सर फ्लैश होता रहता है, देखिए कभी वैसे न्यूज नहीं, मोबाइल पे ही देखिए। एक आपको न्यूज़पेपर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन, और न्यूज़पेपर को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, आपको मिलती रहेगी न्यूज हर समय, ठीक है। तो बाढ़ जो आई हुई है उसके बारे में पता कीजिएगा। तो जब एक जानवर वहां पे जाके पड़ गया, अब वो उसमें दब गया, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी परत उसके ऊपर चढ़ गई, फिर तीसरी परत, और दबते चला गया। दबने के कारण दबाव जो है, दबाव के कारण और ताप के कारण, जब नीचे की परतों में जा रहा है ताप भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ रहा है, तो दोनों के कारण वो ठोस हो जाएगा, चट्टान जीवाश्म हो जाएगा। तो जो जीवाश्म मैंने बताया पत्थर बन जाएगा वो। लेकिन उसकी हड्डियों में, उसके शरीर में, या जैसे कोई पेड़ पौधा है, किसी पेड़ में जो है हो सकता है तेल पाया, जैसे कपूर का पौधा है वो दब गया, या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें तेल वगैरह हो, तो वो दब जाते हैं जब, तो इस अवसादी चट्टान में आपको जीवाश्म के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। काशिफ आप मेरी एक फोटो ले लेना, इधर से भी और उधर बच्चों की भी, क्लास की, क्योंकि थोड़ा मेरे क्लास के बच्चे जो 10th वाले हैं एक्साइटेड हो रहे हैं, कह रहे हैं मैम आप नाराज सिंह में जब कोचिंग पढ़ा रहे हो तो फोटो दिखाना, ठीक है। तो आप सबके भी साथ ब्लॉगिंग क्या है नहीं, हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे। ऐसे सिंपल अकेले बच्चे को ले लूं या आप इधर खड़े होके पीछे से खड़े होके ले लो। अच्छा हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप उधर जाओगे क्या फिर मैं इधर से ले लूं नहीं नहीं, मैं इधर ही रहूंगी। आप इधर पीछे से ले लो आप, पीछे से। तो एक छोटी वीडियो भी बना लेना, एक वो। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, बस आप ना यहाँ बैठेंगे बच्चों के साथ बैठे फिर ठीक है अच्छा, लेकिन फिर कहाँ मालूम पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं? आप पीछे से खींच दो ना, वीडियो पीछे से। कर दूंगा अच्छा, नहीं तो नहीं आएगी जब मीटिंग आएगी वो पीछे से दिखेगा अलग अलग कर दीजिए, मैं जोड़ दूंगी उसको, है ना। चलिए ठीक है। मेरे क्लास में एक लड़की है, बहुत अच्छी है, इसे जनपद में आपके सहारनपुर में संस्कृत गीत प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज पाई है, आया है, उसका नाम आया है। तो वो बहुत कहती है मैम मैं आईएएस की तैयारी करूंगी, तो मैं उसे मोटिवेशन देती रहती हूँ। तो उसी के लिए थोड़ा सा प्रयास है। चलिए, ये सेडिमेंट्री जो है आपकी, सेडिमेंट्री में आपको जीवाश्म मिलेंगे, और इसी में आपको क्या क्या मिलेगा? कोयला, पेट्रोलियम, और जितने भी जीवाश्मी ईंधन होंगे वो आपको मिलेंगे इसी में, ठीक है। अवसादी प्रकार की चट्टान में ही आपको जीवाश्मी ईंधन की प्राप्ति होगी। कोयला आपका जीवाश्मी ईंधन ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं रूपांतरित चट्टान। जब ये दोनों चट्टानों का अपरदन होता है, ठीक है,
इन दोनों चट्टानों का जब अपरदन हो जाता है और इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, आपकी रूपांतरित चट्टान बनती है। ठीक है, समझ में नहीं आया? देखिए, जैसे मैंने आग्नेय चट्टान के ऊपर बताया कि धूप पड़ेगी, बारिश पड़ेगी और ताप पड़ेगा और हवा के कारण ये अपर्दित होगी। अपर्दित का मतलब है, अपर्दित को इंग्लिश में इरोजन कहते हैं। ठीक है, अपरदन को इरोजन कहते हैं। तो जब ये जो है टूटेगी तो ये परत के रूप में आएगी। अब इस परतदार चट्टान जो है वो ऐसी होगी, ऐसी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बारिश, धूप और पानी का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसके ऊपर जब इन तीनों चीजों का प्रभाव पड़ेगा तो ये भी जो है विखंडित होगी। ठीक है, ये भी विखंडित होगी। फिर ये परतदार चट्टान भी बनेगी। ठीक है, लेकिन जब ये तो है एक प्लेट पर ही ना, ये जो चट्टान है किसी प्लेट पर है। जब जो है प्लेटें खिसकती हैं, प्लेटें दूर जाती हैं, पास जाती हैं, इसमें जब मोड़ पड़ जाएगा, जब इसी में मोड़ पड़ेगा, ठीक है, इसमें जब मोड़ पड़ जाएगा तो इन प्लेटों, इन परतों में जो ऊपरी परत है ये कट गई मान लीजिए ऊपर से। ठीक है, तो नीचे की परत ऊपर आ जाएगी। और कभी कभी जब ये जो है परत, ये जो परतदार चट्टान है ऐसी प्लेट पर है जिस प्लेट का छेपड़ हो गया, मान लीजिए परतदार चट्टान आपकी, वो जो मैंने बताया था छेपड़ हो रहा है आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर, मान लीजिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर आपके ये अवसादी चट्टान है। तो जब उसका छेपड़ होगा तो आपकी अवसादी चट्टान ही अंदर जाएगी ना। ऐसे ही जब वो जो है ज्वालामुखी वाली चट्टान पे रहेगी तो जब छेपड़ होगा अंदर तो जो है ज्वालामुखी उद्गार भी होगा। फिर वो चट्टान कौन सी चट्टान बन गई? ये वाली चट्टान रूपांतरित चट्टान बनी थी। ठीक है, रूपांतरित कैसे हुआ? रूप बदल गया इसका, अवसादी चट्टान का रूप बदला कैसे? आग्नेय चट्टान बन गई है। ठीक है, ये आग्नेय चट्टान कैसे बनी? जब इसका दो दो प्लेटों का अपसरण हुआ, दो प्लेटों का जब अपसरण हुआ, कन्वर्जेंट प्लेट है और उस पर जो है आपकी अवसादी चट्टान है और अवसादी चट्टान एक दूसरी प्लेट के नीचे घुस गई और वो फिर जो है मैग्मा बनकर पिघल करके मैग्मा बनके ऊपर की परत पर आ गई। तो फिर ये आपकी अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे आग्नेय चट्टान अवसादी बनी और अवसादी चट्टान फिर जो है वही चट्टान बन जाती है। लेकिन कहीं कहीं आग्नेय चट्टानों में जब जीवाश्म पाए जाते हैं तब ये हम कहते हैं कि ये रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तब रूपांतरित चट्टान कहेंगे। जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते वो रूपांतरित नहीं है, वो प्योरली आग्नेय है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसे सेव कर लो। प्लस कर देना ये अब आपका है थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं लोगों का। भूकंप नाम से स्पष्ट हो रहा है। भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कंपन, अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक इंग्लिश होती है। अर्थक्वेक, अर्थ मतलब आपकी अर्थ पृथ्वी और क्वेक मतलब कंपन। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ यही होता है। लेकिन इसके कारण में अगर हम जाएं तो आखिर होता क्यों है भूकंप? तो भूकंप के कारण को जानने के लिए हमें उन्हीं तीन परतों में फिर जाना पड़ेगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर में। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप।
यही आपका लिथोस्फीयर है। मैंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट, ये आपका क्या है, लिथोस्फीयर। मतलब तो आपको भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी की आंतरिक परतों में, ठीक है, इन्हीं परतों में होती है भूकंप की उत्पत्ति, ठीक है। भूकंप की उत्पत्ति आंतरिक परतों में होती है। इतना बात नोट कर लीजिए। आपका नाम क्या है? हाँ आपका अनिकेत। हाँ, आपको ही चिढ़ाया करते थे लोग वर्षा वर्षा कह के ना, जब वर्षा की बात आती थी कि वर्षा कब आएगी, सब लोग आपको चिढ़ाया करते थे ना, काशिफ, अनिकेत को। जब मैं पढ़ा रही थी वर्षा, सभी लोग कहते थे, मैं कहती थी वर्षा कब आएगी कब आएगी, तो ये लोग कहते थे कि वर्षा कोई लड़की है तो कब आएगी। हो गया ये, मिटा दूं, आगे बढ़ू, हो गया ना। देखिए भूकंप में 3 तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक होती है प्राइमरी, हाँ बोलिए, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है एल वेव, इसको कहते हैं। क्या तो 10 मिनट्स में मिनट लिखे क्या हो गया? कल करा देना। अच्छा, चलिए इतना जान लीजिए। इसका जरा खोजिएगा, इसको क्या, इसका पूरा मीनिंग क्या होता है। ये वो धरातली तरंग होती है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल वेव को, ठीक है। इसको खोज के आना आप, क्यों बस छोड़ दें। 10 मिनट्स हो जाते हैं, नहीं 5 मिनट है सर। हाँ 5 मिनट्स हो गए, आप 5 मिनट। अच्छा देख लीजिए, ये जो प्राइमरी वेव होती है, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए बस। जो प्राइमरी वेव होती है, अच्छा 5:30 बजे आप लोग की बस होगी ना, कोई दूर से आता हो या
एकदम एग्जैक्ट 5:30 बजे ही जाने की भागने की तैयारी है आपकी। 5 हाँ 5 बजे तो रात में एक्चुअली लेट हो जाते हैं। लेट हो जाते हैं। आपको मैं बताऊं, मैं 9 बजे कोचिंग किया करती थी दिल्ली में। और आप 5 बजे कितने बजे पहुंचते हैं घर? मैं 8 बजे बस से जाती हैं? वैसे ज्यादा लेट नहीं है, थोड़ा मुझे भी समस्या है। देखिए क्या समस्या है, मैं पहले स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल से आती हूँ। अभी 1 अक्टूबर से मेरा टाइमिंग 3 बजे तक हो जाएगा, अभी तो 12:30 बजे तक है। लेकिन फिलहाल मैं भी ऑटो का वेट करके 1:30 बजे अपने रूम पे पहुंचती हूँ। फिर जो है 1:30 बजे पहुंच के फिर खाना पीना खाती हूँ और फिर यहाँ आना पड़ता है। तो टाइम मैं तो चाहती हूँ कि जो है 4 ही बजे वाला रहे। हालांकि ठंडियों में थोड़ा बढ़ाऊंगी। सर मुझे एक लेटर बना के दे देंगे ना, तो मैं अपना टाइम वहां से ले लूंगी थोड़ा, तो आपका टाइम बदल जाएगा। चलिए थोड़ा देख लीजिए बस इसको, मैं छोड़ दे रही हूँ आपको। ठीक है, लेट नहीं होगा। तो प्राइमरी वेव होती है, सेकेंडरी वेव होती है, और ये घराटली होती है, एल वेव इसको कहते हैं। पी, एस और एल वेव 3 प्रकार की वेव होती हैं। इतना बस आप याद करके आना कल, और जितना मैंने पढ़ाया है वो याद करके आना। एक बार रिकॉल करवाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा लग रहा है? थैंक यू।